इन सभी सपोर्ट्स का भले वो चाहे आंशिक रूप से हो या फिर अभी मैंने बताया कि जो ये आप जो पॉलिथीन देख रहे थे जो लाइब्रेरी के ऊपर लगने वाली थी, ये किसी के आर्थिक सहयोग का नतीजा है। जो कारवा और बीएचसी के प्रशंसक हैं, इनके प्रयासों के प्रशंसक हैं, उन्होंने कुछ आर्थिक योगदान हमें दिया जिसकी वजह से ये चीज एग्जीक्यूट हो पाई। तो हर उस सपोर्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो और यहाँ पे कुछ साइलेंट एडमायरर्स हैं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत लोग यहाँ पे आके बैठते हैं और घूमते हैं, टहलते रहते हैं, कभी वो हमसे इंटरेक्ट नहीं करते या कभी वो यहाँ पे आके मंच पे कुछ भले उन्होंने ना बोला हो, लेकिन इतना समझ में आ जाता है कि वो यहाँ जो आ रहे हैं तो वो इस भाव से आते हैं कि चलो संडे के संडे यहाँ पे कुछ होती है चीजें जहाँ पे कुछ अच्छी सुनने को मिलेंगी और उनमें से कुछ लोग फिर प्रेरित होते हैं और फिर कुछ कहने को भी उनके अंदर साहस पैदा होता है। तो फिर धीरे धीरे वो मंच पे आकर के अपने अनुभव साझा भी करते हैं, अपनी बातें बताती हैं और कई लोग ऐसे निकल करके आते हैं उनमें से जिससे हमें पता लगता है कि वाह, इनके अंदर ये टैलेंट भी था। अब महेश जी हैं यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए, तो इनकी बात करूँ तो ये इन्होंने हमसे साझा किया था। हमें ये पता था कि ये हर संडे आते हैं एंड ही विल स्टैंड कि यहाँ पे खड़े होकर के एंजॉय करते थे। फिर उन्होंने बताया कि सैटरडे जब आता था तो ये सोचने लग जाते थे कि चलो अगले दिन कारवा होगा, हमें एंजॉय करने का मौका मिलेगा श्रोता के रूप में। धीरे 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 इनके अंदर करेज आया और इन्होंने फिर बोलना भी शुरू किया मंच पे। तो ऐसे बहुत लोग हैं और जो यहाँ पे भले ही आए ना श्रोता के रूप में, वो यहाँ पे सामने खड़े होकर नहीं सुनते, लेकिन हमें इस बात का अंदाजा जरूर है कि वो जब वॉक लेते रहते हैं या फिर कहीं और बैठ करके भले इस चीज का रसपान करते रहते, लेकिन यस, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसी सहयोग का, उसी प्रेम का, उसी एक्सेप्टेंस का नतीजा है कि कारवा और लाइब्रेरी जो है वो एक साल लगभग अब हम लोग एक साल की दहलीज छूने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही साथ आप बनाए रखिए कारवा और बीएचसी की लाइब्रेरी जो है उसके साथ। एंड प्लीज, और मैं अधिकार पूर्वक आपसे ये डिमांड करना चाहता हूं कि थोड़ा सा हमारे इस प्रयास को अगर आप और साथ देना चाहते, थोड़ा और बेहतर तरीके से चाहते हैं चीजें एग्जीक्यूट हो, तो थोड़ा टाइम लाइन का ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है कि मौसम की वजह से गर्मी से ही हमने 2-3 घंटे के लिए ही लाइब्रेरी लगाने का फैसला लिया है और कारवा तो खैर 2 घंटे ही होता था शुरुआत से ही। तो प्लीज अब टाइम से आइए और टाइम से, ताकि हमें रैप अप करने में भी आसानी हो। तो प्लीज, जहाँ तक मेरी आवाज जा पा रही है, कारवा में जो परफॉर्म करना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम, सज चुका है। और लाइब्रेरी में जो किताबें इशू कराना चाहते हैं लाइब्रेरी से या रिटर्न करना चाह रहे हैं वो भी, क्योंकि 7 बजे के बाद हो सकता है कि हम टाइम आगे एक्सटेंड ना कर पाए। थैंक यू सो मच। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुम्हें जानम, हुआ है बुरा हाल। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। मैं मिला, तू मिली, मैं
जले, प्यार करेंगे तुझ पे मरेंगे, धक धक दिल ये करे। कुमार सानू द्वारा गाया हुआ बहुत ही प्यारा गीत है, घूमने वाला गीत है। दिल को जलाने लगी, दिलरुबा तू मुझे नखरे दिखाने लगी। ला 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 ला, गैरों की बाहों में इठला के जाने लगी। ये तेरी बेरुखी मुझको सताने लगी। छोड़ो जी छोड़ो सनम, जिद अपनी छोड़ो सनम, नाजुक है दिल ये मेरा, दिल को ना तोड़ो सनम, दिल को ना तोड़ो सनम। ये लंबी लंबी रातें आकर ले मुलाकातें, जाने क्यों दिल ये मेरा तेरा ही होना चाहे। गुस्से में लाल ना कर ये गोरे गोरे गाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। प्यार झटपट मेरे आजा तू देखा कट प्यार का टिकट ना तो झूठ में झटक ना पैर पटक, अरे ऐसे ना मटक दिल गया है भटक। चेहरे पे तेरे सनम लैला की है शोखियाँ, धीर से बजते हैं आँखों की ये मस्तियाँ। ला 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 ला, जूलियट की तरह होठों पे है सुर्खियाँ, देख ले खुद को तू नजर से मेरी जाने जा। देखी जो तेरी यादा मैं फिदा हो गया, सीने से लग जा जरा, जीने का आए मजा, जीने का आए मजा। ये बिखरी बिखरी जुल्फें, ये झुकी झुकी पलकें, ये गोरी गोरी बाहें, हम क्यों ना तुम्हें चाहें। ऐसा तो हमने पहले देखा नहीं कमाल, ये काली काली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। थैंक यू अभय, थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैंने कहा कि अभय लगातार यहाँ पे परफॉर्म करता आ रहा है, करीबन साल भर से यहाँ पे ये शिरकत करता आ रहा है। बीच में कहीं पे गए थे अभय, लेकिन फिर से ये वापस आकर के अपना परफॉर्मेंसेस इन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा इस गाने से रिलेटेड अभय, इस गाने के म्यूजिक डायरेक्टर, आप सभी लोगों से ये सवाल है,
राइट, अन्नू मलिक। और अच्छा, जो कुमार शानू ने जो गाया और बीच में जो रैप का पोर्शन चल रहा है वो किस? हाँ, वो भी अन्नू मलिक ने कहा। अच्छा, मैं कुछ दिनों पहले ना कुछ कंटेंट के लिहाज से रिसर्च कर रहा था, तो आर.डी. बर्मन म्यूजिक डायरेक्टर है, राइट? अच्छा, उन्होंने गाने गाए भी, तो आप उनके 2 गानों का नाम बता सकते हैं जो उन्होंने गाए हैं? आर.डी. बर्मन बंगाली का नाम मोरे रूबी रॉय और आर.डी. बर्मन भी गाए उस गाने। एक मिनट, आप लीजिए। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं सुना उनके वर्जन। हिंदी अगर कोशिश हो, बॉलीवुड में मोरे, बंगाली का नाम मोरे पोरे रूबी रॉय। ओके, ये मैं सुना हूँ उनके। अच्छा, अगर बॉलीवुड में कोई गाया हुआ, आर.डी. बर्मन ने जो गाना गाया है, एक्चुअली म्यूजिक तो उन्होंने कई फिल्मों में दिया है, हिंदी फिल्मों में काफी फेमस गाना है। मैं सबसे ये सवाल कर रहा हूँ, जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आर.डी. बर्मन ने कई फिल्मों के गानों में कई फिल्मों में म्यूजिक दिया है, लेकिन आर.डी. बर्मन ने जो गाया, कोई हिंट? मोनिका, ओ माय डार्लिंग। नहीं, वो नहीं, बहुत फेमस गाना। अच्छा चलिए, मैं हिंट देता हूँ, अमिताभ बच्चन है उस फिल्म में। अच्छा, चलिए, एक ला से गाना शुरू है। चलिए, एक गाना तो दिमाग पे जोर डालिए। अच्छा, शोले फिल्म में, ये दोस्ती तेरी, ये दोस्ती मैं तोड़ी। चलिए एक गाना मैं बता रहा हूँ, दूसरा गाना आप खोजिए। लैला में लैला, हाँ, जैसा उसमें जो गाना स्टार्ट हुआ है ना, उन्होंने खुद गाया। हाँ, म्यूजिक तो खैर उन्होंने बेहतरीन। अच्छा, दूसरा गाना, ये थोड़ा मेरे लिए भी टिपिकल था, वो मैंने रिसर्च किया, क्योंकि उनके साथ ये थी बात कि वो गाना उन्होंने सीखा तो था नहीं, वो भी सीखे हुए गायक थे नहीं, किशोर जी की तरह वो भी ऐसे ही, मतलब बस गॉड गिफ्ट था उनको, लेकिन उनको म्यूजिक की समझ इतनी थी कि इतनी बेहतरीन गाने और कंपोज, तो इम्प्रोवाइज बहुत करते थे। जैसा लैला उनमें देखते, मैं सॉरी मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ, लैला मैं लैला नहीं, महबूबा हो महबूबा। हाँ, वो वाला गाना उन्होंने गाया है, उसमें देख रहे हैं कैसे वो मॉड्यूलेट किया उन्होंने वॉइस को। सॉरी लैला हो मैं लैला नहीं, वो महबूबा हो महबूबा ना। अच्छा चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। शान में एक गाना था, शान मूवी अमिताभ बच्चन की थी, यम्मा यम्मा उनका गाया हुआ आर.डी. बर्मन। यम्मा 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 यम्मा, ये खूबसूरत समा। एक्चुअली गाना किसी और से चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन वो नहीं गा पाए वो सिंगर, तो उनके ही टेक को उन्होंने अपने उसमें रख लिया। तो आइए बेगाना जी, आई थिंक अगर आप कविता आपकी तैयार है तो बेगाना जी लगातार अपने हाथ से कविताओं से हमें गुदगुदाते आ रहे हैं, और काफ़ी वैरायटी है इनके वैसे कविताओं में। ये इत्तेफाकन है कि ये हमारे साथ वो सिर्फ हास्य कविताएं शेयर करते हैं, लेकिन इनके कविताओं में काफ़ी न, जैसे इन्होंने भ्रूण हत्या पे एक कविता सुनाई है, और इन्होंने एक उस पे सुनाई थी आई थिंक, एक हाथरस, वो कहाँ का था वो जो हाथरस कांड पे भी था। तो इनके कविताओं में रेंज काफ़ी है, वैरायटी काफ़ी है, लेकिन चूंकि थोड़ी पब्लिक डिमांड होती है कि हास्य कविताएं सुनाएं, तो ये हास्य रस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आज आपके ऊपर है, आप जो भी सुनाना चाहें। सबसे पहले कारवा के सभी दर्शकों को हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, और सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है जो आप लोगों की बदौलत थोड़ा हल्का फुल्का लिख लेते हैं। तो आज की रचना जो है वो समसायकी पे है। सारे स्टूडेंट जो मेहनत कर रहे हैं उन सब पे हल्का फुल्का का प्रकाश डाला है, तो गीत की चंद लाइनें हैं। जो गांधी बिहार में आया नहीं, वो प्रीत निभाना क्या जाने। जो गांधी बिहार में
आया नहीं वो प्रीत निभाना, क्या जाने बस इधर उधर ही भटक रहे, बस इधर उधर ही भटक रहे, वो मीत बनाना, क्या जाने जो गांधी बिहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना, क्या जाने जो गांधी बिहार में, जो गांधी बिहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना, क्या जाने। और उन दोस्तों के लिए जो साथ में पढ़ते हैं और खूब लड़ते हैं, तो चंद लाइन उन लोग दोस्तों के लिए साथ पढ़े और खूब लड़े, साथ पढ़े और खूब लड़े, संकट में हमेशा साथ खड़े, साथ पढ़े और खूब लड़े, संकट में हमेशा साथ खड़े। जब दोस्त बिछुड़ जाते हैं, किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो उन पे चंद लाइनें हैं। जब दूर हुए नमो आँखें हुई, जब दूर हुए नमो आँखें हुई, वो निर्मलता, क्या जाने जब दूर हुए नमो आँखें हुई, वो निर्मलता, क्या जाने जो गांधी बिहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना, क्या जाने जो गांधी बिहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना, क्या जाने। कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं कि स्टूडेंट को भूखा ही सोना पड़ता है, मगर उनके हौसले बुलंद रहते हैं, कभी कम नहीं होते। भूखा ही सही टूटा वो नहीं, भूखा ही सही टूटा वो नहीं, सच ही कहता वो झूठा नहीं, भूखा ही सही टूटा वो नहीं, सच ही कहता वो झूठा नहीं। दिल कुछ कहता, जब हम किसी को चाहते हैं और वो चली जाती है, तो वो एहसास दिल में कभी आएगी। आपकी कविता में जाती ही क्यों है? दिल कुछ कहता और उठ चले, दिल कुछ कहता और उठ चले, फिर दिल का लगाना, क्या जाने। दिल कुछ कहता और उठ चले, फिर दिल का लगाना, क्या जाने जो गांधी बिहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना, क्या जाने जो गांधी बिहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना, क्या जाने। अंतिम लाइन है, जो गांधी बिहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना, क्या
जाने मंजिल पथ पर बढ़ते ही रहो, मंजिल पथ पर बढ़ते ही रहो, नित नए कीर्तिमान लिखते रहो, मंजिल पथ पर बढ़ते ही रहो, नित नए कीर्तिमान लिखते रहो। एक दिन तो सवेरा आएगा, एक दिन तो सवेरा आएगा, बेगाना का बसेरा क्या जाने, एक दिन तो सवेरा आएगा, बेगाना का बसेरा क्या जाने, जो गांधी बिहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने, जो गांधी बिहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। तो धन्यवाद दोस्तों, और पूरी टीम को पुनः हार्दिक आभार। क्या बात है कारवा जी, क्या बात है। और लगातार मतलब कारवा के मंच से जो ये कविताएं कह रहे हैं तो इनके प्रशंसकों की तादाद बढ़ती जा रही है, और हास्य रस, हाँ, और देखिए किस तरह से अभिवादन हो रहा है बेगाना जी का। और मुझे लगता है गांधी विहार का एंथम बन सकता है कि जो गांधी विहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना क्या ये मतलब इनका वो बन सकता है, क्या बोलते हैं, जिंगल काइंड ऑफ, जो गांधी विहार में आया नहीं वो प्रीत निभाना क्या जाने। अरे वाह, क्या बात है बेगाना जी। और इनके पिटारे में और भी बहुत सारे ऐसी कविताएं हैं, तो इनका आनंद लेने के लिए आते रहिए। और बेगाना जी हमारे लिए मतलब जैसे शुरुआत से ही जुड़े हुए, बहुत अच्छा, तो उज्जवल आने वाले हैं आपके सामने। और पिछली बार इन्होंने अमृता प्रीतम से जुड़ी हुई काफ़ी अच्छी बातें शेयर की थी इस मंच से, हमारे लिए भी बहुत चीज़ें नहीं थी। और अच्छा लगता है, जब मैंने हमेशा से कहा है कि ये कारवा जो है ये मंच सिर्फ सांगीतिक मंच नहीं है, कविताएं आती रहनी चाहिए, वैरायटी इस मंच पे होती रहनी चाहिए। तो जब बेगाना जी जैसे लोग आते हैं और उज्जवल जैसे लोग आते हैं जो एक नई विधा, एक नई शैली, स्टोरी टेलिंग कहिए, इनके जैसे इन्होंने शेयर करी नीरा फाजली और एटसेट्रा एटसेट्रा। उन्होंने किनका नाम बताया था आपने, वो पिछली बार जो अमृता प्रीतम के जो प्रेमी थे, हाँ एक तो और साहिल लुधियाना। तो इस तरह की चीजें जब हम यहाँ से सुन के जाते हैं तो मन करता है कि ढूंढे, उस पर विचार हो, उस पर डिस्कशन हो। उम्मीद करता हूँ आज भी उज्जवल काफी अच्छी चीजें लिखते भी हैं, इनके मित्र भी अच्छी कविताएं लिखते हैं। तो ओवर टू यू उज्जवल। नमस्कार सबको। जैसे मैं हमेशा तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसा लाओ जो अभी तक मेरे पास नहीं पहुँचा था, या कुछ नया जो हम लोग जान पाए, किसी नई राइटर को, नई कवित्रियों को, चाहे किन्हीं को। आज वही मैं अपने बुक के एक बैंक से निकाला हूँ निर्मला पुतुल को। आदिवासियों के समाज से आती हैं, उन्हीं के लिए लिखती हैं, उनकी आवाज़ बनती है, बहुत कम पढ़ी जाती है, पता नहीं क्यों। और अभी मैं जो कविता पढ़ूंगा वो कविता समझने के लिए हमें सबसे पहले इस गांधी विहार के यूनिवर्स से निकल के थोड़ा उस यूनिवर्स में चलना पड़ेगा, उनके समाज में चलना पड़ेगा, तब शायद जाकर ये कविता हम समझ पाए, हमारे लिए ये रिलेवेंट हो पाए। क्योंकि जब हमारी शादी होगी या होती है तो खूब बैंड बाजे बजते हैं, बट अभी हर जगह ऐसा नहीं है। और इसी पर एक बेटी अपने पिता को बोल रही है कि मुझे कैसी शादी, कहाँ ढूंढ, कैसा वर चुनना। और उस पर निर्मला पुतुल ने जो लिखा है वो मैं सुनाना चाहूँगा। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहाँ मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहाँ आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हो। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहाँ, वहाँ मत कराना मेरा लगन।
वहाँ तो कतई नहीं जहाँ की सड़कों पर मान से ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे मकान और दुकानें हो बड़ी बड़ी। उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन न हो, मुर्गे की मांग पर जहाँ होती ना हो सुबह और शाम पिछवाड़े से जहाँ पहाड़ी पर डूबता सूरज न दिखे। मत चुनना ऐसा वर जो पोचाई और हरिया में डूबा रहता हो अक्सर। पोचाई और हरिया मतलब शराब के नशे में। काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरी खातिर। जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पर। जो बात में बात करे लाठी डंडे की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, चला जाए बंगाल असम कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया, फसलें नहीं उगाई जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ। ब्याहना तो वहाँ ब्याहना जहाँ सुबह जाकर शाम को लौट सको पैदल। मैं कभी दुख में रोऊं इस घाट तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप। महुआ का लट खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर, उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू कोहरा खेक्सा बरबट्टी समय समय पर गोगो के लिए भी। मेला हाट जाते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर गांव का हाल, चितकबरी गैया के बयाने की खबर जो दे सके जो कोई उधर से गुजरते, ऐसी जगह ब्याहना मुझे, उस देश ब्याहना जहाँ ईश्वर कम आदमी ज्यादा रहते हो, बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो जहाँ, वहाँ ब्याहना मुझे। उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़े और पंडित पक्षी की तरह रहे हरदम साथ, घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक। चुनना ऐसा वर जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदर बजाने में हो पारंगत, बसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूरे के खातिर पलाश के फूल, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। मैं पता नहीं सारे लोग पढ़े होंगे यहाँ पर, तो मैं जिस दिन आता हूँ कभी किसी ने नागार्जुन को नहीं पढ़ा। जिस दिन मैं आऊँ किसी से मैंने सुना नहीं किसी ने को नागार्जुन पढ़ते हुए। हाँ, मैं इसीलिए मैं बोला कि मैं जिस दिन नहीं आया हूँ उस दिन नागार्जुन पढ़े गए होंगे। मैं नहीं। हाँ तुम तो आज मैं नागार्जुन को पढ़ना चाहूँगा। नागार्जुन कबीर के बाद जन लेखक कोई सबसे बड़ा हुआ तो शायद बाबा नागार्जुन ही थे। जब इंदिरा गांधी लेखकों को और विपक्ष के नेताओं को जेलों में ठूंस रही थी, तब नागार्जुन लिख रहे थे, इंदू जी क्या हुआ आपको सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। वही कविता मैं सुनाता हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। अब शायद कम कवि हैं जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, पूछना चाहिए, नागार्जुन से हमें सीख लेनी चाहिए। तो नागार्जुन इमरजेंसी के टाइम लिखते हैं कि इंदू जी क्या हुआ आपको सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको बेटे को तार दिया बोर दिया बाप को, क्या हुआ आपको आपकी चाल ढाल देख लोग हैं दंग, हुकूमती नशे का वाह कैसा चढ़ा रंग। सच बताओ भी क्या हुआ आपको, यूं भला भूल गई बाप को।
छात्रों के लहू का चस्का लगा आपको, काले चिकने माल का मस्का लगा आपको, किसी ने टोका तो ठसका लगा आपको, अंट संट बक रही जुनून में, शासन का नशा घुला है खून में, फूल से भी हल्का समझ लिया आपने हत्या के पाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको, बेटे को तार दिया बोर दिया बाप। बचपन में गांधी के पास रही, तरुणाई में टैगोर के पास रही, अब क्यों उलट दिया संगत की छाप को। क्या हुआ आपको, क्या हुआ आपको, बेटे को याद रखा भूल गई बाप को। इंदू जी क्या हुआ आपको। रानी महारानियां, नवाबों की नानियां, नफाखोर सेठों की अपनी सगी माई आप, काले बाजार की कीचड़ आप, काई आप, सुन रही गिन रही गिन रही सुन रही, सुन रही सुन रही गिन रही, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, एक एक टाप को, एक एक टाप को, सुन रही गिन रही एक एक टाप को, हिटलर के घोड़े की एक एक टाप को, एक एक टाप को, छात्रों के खून का नशा चढ़ा आपको। यही हुआ आपको, यही हुआ आपको। इंदू जी भूल गई बाप। थैंक यू। थैंक यू उज्जवल, थैंक यू। तो यही मैं कह रहा था कि कारवा में आकर के सुनना क्यों जरूरी है लोगों को, यहाँ पे आने वाले परफॉर्मर्स को, क्योंकि इन संवेदना को महसूस करने के लिए आइए। जब यहाँ पे कोई कह रहा होता है कुछ बात और उधर से वाह करके जो ताली बजती है और उसके बाद जो परफॉर्मर के अंदर जो एक रोमांच पैदा होता है, ये कहीं ना कहीं आज के समय इस चीज की कमी हो गई है, क्योंकि बीच में स्क्रीन का मीडियम आ रहा है। भले ही चाहे आपके मिलियन सब्सक्राइबर हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, लेकिन ये जो फील है, द कनेक्ट बिटवीन द ऑडियंस एंड द परफॉर्मर, नाट्य शास्त्र में जो रस और रसिक की बात की गई है, वो हमेशा उसके बीच में जो ये मीडियम आ रहा है। आप कभी नाट्य शास्त्र पढ़िए भरत मुनि का, तो उसमें पूरी की पूरी वो कितनी महिमा थी उस मंच की, उन कलाकारों की और उसके साथ साथ श्रोतागण की और उस माहौल की। एक पूरी की पूरी परंपरा है कि कैसे मंच पे आने से पहले उसकी पूजा अर्चना, उसमें कैसे मंच को जीवंत माना गया। तो ये परंपरा खोती जा रही है, क्योंकि स्क्रीन जो है हर चीज की जगह लेता जा रहा है। और जैसा कि मैंने शुरुआती अभी कारवा के अभी शुरुआत होने के समय कुछ AI से जुड़ी हुई कुछ बातें कही थी, तो कलाकार एक ऐसी चीज हुआ करती थी जिसे बनने में पूरा जीवन लगता था, और उसके चीजों को बस महज मिनटों में AI जो है कन्वर्ट करके दिखा दे रहा है, और शायद लोग उससे सेटिस्फाई भी हो पा रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन ये सेटिस्फैक्शन से कहीं गुना हल्की है। तो आप मंच पे जब आते हैं और इस तरह की चीजों का आनंद लेते हैं, और जो वाह और ग्रेट इस तरह की जो एक रिएक्शन ऑडियंस से मिलती है, वो एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है, वो आप जब तक लाइव परफॉर्मेंस नहीं सुनेंगे, डजंट मैटर कि कितने आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ जाए, मिलियन बिलियन जो भी सब्सक्राइबर आप कह लीजिए, ये अनुभव ये हमेशा ताजा रहेगा। और इस चीज की ललक, इस चीज की कसक शायद आने वाले समय में लोगों के अंदर बढ़ती जाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि लोगों के अंदर बस ये प्रेरणा बनी रहे कि इस तरह के मंच पे आके जीवंत प्रस्तुतियां देने का एक जो आकर्षण है वो बना रहे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी चाहूंगा कि समय सीमा का थोड़ा ध्यान रखा जाए। एक एवरेज परफॉर्मेंस यहाँ की 5 से 7 मिनट का हम समय देते हैं, तो अपनी प्रस्तुतियों को ऐसे आप प्लान करिए कि 5 से 7 मिनट में वो रैप अप हो जाए, ताकि दूसरों को भी परफॉर्म करने का मौका मिले समय रहते। आइए भाई साहब, और हमें बड़ा अच्छा लगा, ये यहाँ पे टहल रहे थे और इन्होंने कहा कि मैं गा सकता हूँ क्या। मैंने बोला ऑफ कोर्स गा सकते हैं, और इनका भी फिर वही कहना मैं गाता नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये मंच ऐसे लोगों को वेलकम करता है, ठीक है ना। चलिए। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि कुछ बन जाते हैं, बनने के बाद भी बोल नहीं पाते। उनका एक प्रैक्टिस आप यहाँ करा रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब तो ऐसे जैसे है ना कि वो पहलवान को देख करके पहलवान अखाड़े में होता है, तो वैसे ही बस मुझे आया कि मुझे चलो कुछ गाते हैं। समय की सीमा आपने बांध रखा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। और एक हम गीत प्रस्तुत करते हैं। हमें और जीने की
चाहत न होती हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें देख कर लगता है से बहारों का मौसम आया हो जैसे, तुम्हें देख कर लगता है से बहारों का मौसम आया हो जैसे, दिखाई न देते अंधेरे में ज्योति अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारों को भी तो लहर काट होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम ही आसरा हो। तुम्हें क्या बताएं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी के तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सर आपका नाम एक बार बता दीजिए फिर से। देखिए मेरा नाम संजय गिरी है और हम प्रोफेशनल पत्रकार हैं। ओके। और यहाँ जो आप खड़े हैं यहाँ मैं पिछले 20 साल से मैं यहाँ था। वाह वाह। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। हमारे पुराने कुछ साथी हैं यहाँ, एक विवेकानंद जी आ गए और हम लोग इस पार्क में काफ़ी टहलते थे, घूमते थे। अच्छा। यहाँ की गलियों से भली भांति रूबरू हैं। वाह वाह। अब हम एक अर्थ इंडिया न्यूज़ के नाम से हमारा पेपर चलता है, तो उसमें हम जर्नलिज्म है, सिर्फ कई अखबारों में हम काम। तो मतलब तकरीबन 20 साल पहले। 20 साल अब 99 से हाँ ये थे गांधी विहार में जब ये रोड भी नहीं बनी हुई थी। वाह। तो उस समय और इसमें अभी के समय में क्या परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए ऐसा परिवर्तन जो सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ आधुनिकता जो मॉडर्नाइज है वो बहुत ज़्यादा हो गया। जब हम लोग थे उस समय इतने जो अभी आज के जो लड़के हैं लड़कियां जो साथ में से चाय की दुकान पे अब देखते हैं खुलेआम मिलते हैं, पीते हैं, सिगरेट भी पीते बैठते हैं। उस समय ऐसा माहौल नहीं था, थोड़ा सा इस था। बाकी तो दिल्ली है भाई, दिल्ली में तो सब कुछ है। अच्छा, आपने कल्पना की थी कि गांधी विहार में कभी आपको ऐसे किताबों का मंजर और इस तरह का मंच देखने को देखिए मिलेगा? गांधी विहार एक ऐसी जगह है ना, कहने की छोटी जगह है, लेकिन ये पूरे भारत में कहीं न कहीं ये जो भी सिविल सर्विसेज के लड़के तैयारी करते हैं, मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, अभी तो 12वीं फिल्म जो फिल्म आ गई इस वजह से भी आओ, तो मतलब एक काफ़ी पॉपुलर जगह है। हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, वहाँ से जब यहाँ से जाते थे तो लोग कई बार पूछते थे भाई गांधी विहार कैसा है। उस समय पहले जब कोचिंग होती थी यहाँ चढ़ के बहुत सारी दृष्टि है जो विकास जी है, पहले शुरू में 98 में हम लोग के साथ पढ़े हुए हैं, मतलब वो हिंदी पढ़ाते थे। तो मतलब है कि इसको लोग भली भांति जानते थे और
अब इतना समय के साथ के 20 साल बाद तो परिवर्तन होता है, बढ़ते जाते हैं कि सरकारी बदल गई, लोग बदल गए, ओके। तो आता है, लेकिन था मॉडर्नाइजेशन था। तो ये इस तरह का मैंने जैसे पूछा कि आपको कारवा और ये जो लाइब्रेरी है उस समय कभी इस तरह का चीज आपने कभी कल्पना की थी या अभी अच्छा लगा आपको इस तरह का? बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ा अच्छा, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और आपने एक अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं जो Thank you. यहाँ एक प्लेटफॉर्म लोगों को दे रहे हैं। कम से कम आप बोलिए। मैं बहुत सारे लोग जानता हूँ जो कि लड़के लोग क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद जब उनको कोई जब बोलने का उनका समय आता है तो कुछ बोलने का मतलब वहाँ बोल नहीं पाते। ट्रू। लेकिन जब आप सिविल लाइन मतलब इस फील्ड में भी है, जो सिविल सर्विसेज के में है, बोलना हर जगह जरूरी है, हर जगह आपको लीड ही करना है, नेतृत्व ही करना है। तो आप सीखिए, ये बहुत अच्छा इन्होंने कम से कम एक जगह दी है, एक जगह प्रोवाइड कराई है जहाँ आप बोल से। हेजिटेशन बहुत लोगों को होता है, जब सब कुछ आता है, जैसे यहाँ आते हैं तो पसीने छूटने लगते हैं, भाई हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, बहुत नॉलेज है, सब यहाँ नॉलेज भूल जाता है। तो एक है जो मर्जी है, आप जो मर्जी है सब जी जी। तो सर अभी आप कहाँ पे? अभी मतलब अभी कहाँ रह रहे हैं? अब तो मैं इस रोड पर। चलिए ठीक है, तो आई होप कि आते रहिएगा आप। हर संडे के संडे 5 से 7 तो ये 4:30 से 7 कारवा लगता है। और जब भी टाइम मिलेगा तो हम जरूर। जी बिल्कुल। और ये लाइब्रेरी भी सस्ती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक बार इनके लिए प्लीज तालियां। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन संवेदनाओं को महसूस करने के लिए आइए, इन अनुभवों को सुनने के लिए आइए। कहाँ से देखिए कांटेक्ट निकल करके आता है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ये मंच इसको मामूली मत समझिए, लेकिन जब इतने अनुभवी लोग आते हैं और इस तरह की चीजें साझा करते हैं, बताते हैं आपको, तो मेरे ख्याल से ये उस चीज पे एक मुहर लगा रहे होते हैं जो मैं कह रहा होता हूँ। और कारवा या BHC सिर्फ एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है, इसमें पूरी की पूरी टीम की मेहनत लगती है। और जैसा कि मैंने कहा, लगभग अब 1 साल होने को आया है BHC और कारवा को, तो इसमें कई लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। और उसमें जैसा कि मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि कुछ साइलेंट एडमायरर्स भी हैं जो यहाँ पे टहलते रहते, घूमते रहते, न कभी मंच पे आते हैं, न कभी मुखर रूप से इस चीज की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हमें समझ में आता है कि वो इस चीज का आनंद लेने के लिए आते हैं, टहलने के बहाने या फिर यहाँ बैठने के बहाने। और उन ऑडियंस का बहुत बड़ा हाथ है जो इस चीज को एनकरेज करने आते हैं। मेरे सामने और बैक स्टेज बहुत सारे ऐसे लोग मुझसे मिलते हैं, कभी कभी गलियों में, कि ठीक है ये बहुत अच्छा लगता है संडे के संडे। तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, सिर्फ मेरा ही प्रयास नहीं है बल्कि उन तमाम लोगों का इसमें योगदान है। मैं चाहूंगा कि अपने लिए एक बार प्लीज क्लैप करिए आप लोग जो इस प्रयास को सफल बनाने में तत्पर रहते हैं। तो हिमांशु, यू आर रेडी? आइए। हिमांशु भी लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, इस मंच का महत्व इन्होंने भी समझा है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप लोगों को एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। तेरे मेरे यूं बीच में कहाँ से आ गया ये जहाँ, पूछे बिना मुझसे अगर तू ले चुका है फैसला, कभी ना आना भले दोबारा, मगर हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर हो जाना जहाँ। हमको तेरे बिना जीना तो सिखा, चले जाना फिर हो जाना जहाँ। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम हर्ष है, मैं कानपुर से आया हूँ। और सडन मैंने अभी ये सब चीज़ें यहाँ देखी तो काफ़ी अच्छा लगा है। मैं कुछ लिखता हूँ तो सुनाना भी चाहता हूँ। कहते हैं इंतकाब की आग में जलना नहीं चाहिए, इंतकाब की आग में जलना नहीं चाहिए, घाव गहरा हो तो मलना नहीं चाहिए। इंतकाब की आग में जलना नहीं चाहिए, घाव गहरा हो तो मलना नहीं चाहिए। मोहब्बत में गिरोगे तो खुद संभल जाओगे, पहले से संभल कर चलना नहीं चाहिए। एक छोटी सी कविता बस। कभी यहाँ होता हूँ, कभी वहाँ होता हूँ, कभी फ़कीर तो कभी जहाँ पनाह होता हूँ।
कभी मशरूफ होता हूँ भीड़ में तो कभी तन्हा होता हूँ, कभी बड़ा खाली तो कभी बेइंतहा होता हूँ। तुम्हारे एहसास के बीजों को मन की मिट्टी में बोता हूँ, तुम्हारी स्मृतियों के मोती चुनकर हर रोज पिरोता हूँ। मगर ये सच है कि रात होती है, ये सच है कि रात होती है, मगर मैं नहीं सोता हूँ। सच अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये मोती और बीज अगर बहुत चुभने लग जाएं तो इनको मार देता हूँ दफन करके, फिर मैं नहीं रोता हूँ। थैंक यू। दोनों के बीच देखिए वाइस वर्सा रिलेशनशिप है। ऑडियंस आती है तो परफॉर्मर इनकरेज फील करता है, परफॉर्मर्स आते हैं तो ऑडियंस को लगता है चलो मुझे सुनने के लिए कुछ मिल रहा है। गर्मी है, 2 घंटे आप विद्यार्थी ज़्यादातर हैं यहाँ पे, आपको आदत है चीज़ों से लड़ने की, जूझने की, तो थोड़े दिनों के लिए मौसम से भी सामना कर लीजिए, कारवा की खातिर, BHC के खातिर। एक दिन के लिए 2 घंटे बस, ज़्यादा से ज़्यादा। आइए कम जल्दी। किसी सॉन्ग बाई के दिली बात। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। साथ दीजिएगा। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हंसी पल में चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, चाहे जो हो अब मेरा उन्हें तेरे संग जीऊं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। This is one of my favorite songs. मुझे काफी अच्छी पसंद है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, मुझ पे तू खुद को दे लुटा। तुझे तुझसे तोड़ लूं, कहीं खुद से जोड़ लूं, मेरे जिस्मो जाने तेरी खुशबू ओढ़ लूं। जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उस तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन।
सभी को देखते हैं। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझे बिन मैं जाऊं तो कहाँ। तुझसे है मुझको पाने, यादों के वो नजराने, एक दिन पे हक हो बस मेरा। तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई, तेरी आंखों में मिलूं। जो भी सांसें मैं भरूं, उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उस तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। थैंक यू सो मच। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। जिंदगी हो कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी हो कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी हो कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा, मौजों की रवानी है। जिंदगी हो कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छा प्रियंका, थैंक यू सो मच। काफी सधे हुए सुरों में गाया और बहुत ही आराम से गाया। बहुत मुश्किल होती है इस तरह की गायकी, जिसमें ज्यादा म्यूजिक डोमिनेट ना कर रहा हो, म्यूजिक कम प्रभावशाली हो और वोकल्स ज्यादा प्रभावशाली, क्योंकि वोकल्स की ना गलतियां उसमें आराम से जाहिर होने की संभावना होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट शोज दैट आप अच्छा, मतलब रियाज आपका अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए ऋषभ, आइए। तो ऋषभ हमारे साथ पहले जुड़े थे कारवा के शुरुआती दौर में, शुरुआती दौर, अभी मैं कहूँगा कारवा का शुरुआती दौर ही है।
साल होने को है, लेकिन यस अगर आप लोग का प्यार मिलता रहा तो कारवां और बीएससी का सिलसिला आगे बहुत लंबा जाने की उम्मीद है। तो अब ऋषभ फिर से आए हैं, थैंक यू, ग्लैड टू हैव यू बैक। थैंक यू। हेलो। नमस्कार, मैं एक शेर के माध्यम से शुरू करता हूँ। दीवाने हम दीवाने तुम, दीवाने हम दीवाने तुम, दीवानी रात आई है, तेरे खामोश लब से एक मुझे आवाज आई है। मैं उसको कैसे जाने दूं फिर उन गुमनाम गलियों में जो सब कुछ छोड़कर अपना हमारे पास आई है। और एक छोटी सी रचना है, चूंकि रैंडम प्लान बन गया, कुछ प्रिपेयर नहीं किया, तो जो दिमाग में वही बोल देता हूँ। एक छोटा सा शेर है। कभी जो होश में था दिल हुआ मदहोश अब क्यों है, कभी जो जल रही थी आग वो खामोश अब क्यों है, अभी तक मिल नहीं पाया मुझे इस बात का उत्तर, कभी जो फिक्र करता था उसे अफसोस अब क्यों है, कभी जो फिक्र करता था उसे अफसोस अब क्यों है। एक छोटी सी रचना बोल के अपना स्थान लूंगा कि जो नूर हुए हैं आंखों के उसमें तेरा भी नाम प्रिय, जो नूर हुए हैं आंखों के उसमें तेरा भी नाम प्रिय, तुम मिलने मुझसे आ जाना हो जाएगी जब शाम प्रिय, अगर तुम बोलो तो फूल बनूं या तीर बनूं तलवार बनूं, या फिर बोलो कांटे बनकर हो जाऊं मैं बदनाम प्रिय। मैं तन्हा हूं तो तन्हाई का मजा अकेले लेने दे, इन तन्हा मेरी रातों में तेरा न कोई काम प्रिय, तुम पूछा अक्सर करती हो क्या करते खाली वक्त में हो, लिखता हूँ कुछ नगमे तुम पर फिर पीता हूँ मैं जाम पिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बहुत बढ़िया ऋषभ, थैंक यू थैंक यू। और मैं बता रहा हूँ ना कि भले इन्होंने अभी आपने जो इनको सुना, इनकी कविताओं में बहुत बात है। शुरुआत में जो आते थे, अभी थोड़े से मतलब वो कहते हैं ना कि थोड़ा मोमेंटम जो गेन होता है, अभी इनका वो इनर्शिया ऑफ स्पीड और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अभी ये थोड़ा इनर्शिया ऑफ रेस्ट में चले गए थे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आते रहिए, है ना। और इनकी कविताओं में बहुत अच्छा इनका सुर है, सुर इन द सेंस की जो टोन है इनकी कविताओं का। बीएससी इंडिया के पुराने चैनल पे आप जाके यूट्यूब चैनल पे जाके देखिएगा, शुरुआती दौर में उन्होंने जिस तरह की कविताएं कही हैं, बहुत ही पैनी कविताएं हैं इनकी। तो आइए नेक्स्ट, आइए सीपी जी, आप आइए। और सीपी जी कुछ दिनों पहले इन्होंने यहाँ पे कुछ गाने गाए हैं और काफी पसंद किया गया है इनके गानों को ऑडियंस में। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गाना ज़्यादा प्रिपेयर तो नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा देखना पड़ेगा। इस तरह मोहब्बत की इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। अभी भी वो फ्लो नहीं आया जिसमें गाना है, फिर कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग कोशिश बनाए रखिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। सूखी पड़ी है दिल, सूखी पड़ी है दिल की जमीन मुद्दतों से सूखी पड़ी है दिल की जमीन मुद्दतों से बनकर घटाएं प्यार की
बरसात कीजिए एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। हिलने न पाए होठ और कह जाए बहुत कुछ, हिलने न पाए होठ और कह जाए बहुत कुछ, आँखों में आँखें डाल के हर बात कीजिए एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। दिन में मिले ही रोज हम देखे न कोई और, दिन में मिले ही रोज हम देखे न कोई और, सूरज पे जुल्फे डाल के फिर रात कीजिए, सूरज पे जुल्फे डाल के फिर रात कीजिए एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। आज ये गाना प्रैक्टिस ना होने की वजह से मैंने बहुत सारा मिस्टेक्स किया और मेरा फ्लो भी वो नहीं है जो गाने का है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे आके देयर इज नो नीड टू से सॉरी। यहाँ पे सॉरी नहीं, यहाँ पे किस बात का सॉरी। मैंने कहा कि पूरे दिल्ली एनसीआर में यहाँ की, अच्छा मैं चाहूंगा एक बार अपने लिए ताली बजाए, खासतौर से इधर जो, क्योंकि मैं हमेशा से कहता हूँ यहाँ इतनी अच्छी ऑडियंस जो होती है, इतनी एनकरेजिंग ऑडियंस नहीं मिलती है। जब यहाँ पे इन्होंने कहा कि आज मेरा रियाज नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो इन्होंने कितनी अच्छे से हौसला अफजाई करी। ये बहुत टचिंग होता है, बहुत टचिंग होता है। और बाहर आप जाएंगे ना, जैसे ही रुकेगा कोई तो फिर वो कह देगा आपका टाइम, जो बाहर जो माहौल चल रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ की ऑडियंस इतनी अच्छी है, और ये एक चीज यहाँ का एक बहुत बड़ा आकर्षण है इस कारवा का, जो मुझे पर्सनली, जो जहाँ भी मैं गया एज अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट या फिर जहाँ भी मैंने इवेंट मैनेज किया है, ये बहुत बड़ा फर्क दिखता है। आपको मैंने एक बार साझा किया था एक एक्सपीरियंस। एक बहुत बड़ा एनिमेशन इंस्टीट्यूट है, नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो समझ ले इंडिया के सबसे जो टॉप एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स में, आज से नहीं, वो करीब 20 साल से उनका एनुअल इवेंट होता है पीतमपुरा में। और मैंने गेस करने के लिए कहा था एक बार कि गेस करिए उनके एनुअल इवेंट में एक परफॉर्मर को कितना टाइम दिया जाता होगा। मैंने वैसे एक बार इस चीज का जिक्र किया, आप गेस करिए कितना समय दिया जाता होगा एक सिंगिंग की 2 मिनट। और कोई गेसेस? एक सिंगिंग के परफॉर्मर सिंगर को, मैं कितना टाइम दिया जाता होगा? प्रियंका ने कहा 2 मिनट 60 सेकेंड। और कोई? हाँ 30 सेकेंड। परफॉर्मर आ रहा है, मंच पे गया है, ये पीतमपुरा हार्ड आप जाइएगा, बहुत ही बढ़िया वहां का मंच है, ओपन एरेना है, थिएटर है। आया बंदा, गिटार पे उसने एक स्ट्रम किया है और बजर दब गया है कि आपका टाइम अप हो गया। आपने सुर लगाया है, आपका टाइम अप हो गया। क्या ये इवेंट है? क्या ये कलाकारों की इज्जत करने वाला कोई मंच उन्होंने बनाया है? नहीं बनाया। वो मजाक कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज कमर्शियल वेंचर नहीं है। दिस इज नॉट अ कमर्शियल वेंचर एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ कमर्शियल वेंचर। जब तक ये गांधी विहार में ये प्लेटफॉर्म लगेगा, ये कमर्शियल वेंचर हम लोग इसको नहीं बनाएंगे। आपकी इच्छा है, आप इसमें योगदान देना चाहते हैं तो 3-4 तरीके मैं हमेशा से यहाँ बयान करता हूँ कि कैसे कैसे आप कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कोऑपरेशन जो है, यहाँ पे आके परफॉर्म करना, पार्टिसिपेट करना, और पार्टिसिपेंट्स को एज एन ऑडियंस आप इनकरेज जो करें, उससे बड़ी आपकी जो यहाँ पे आपका जो योगदान है, उससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता। तो आई थिंक नेक्स्ट प्रबल आइए, आपको समय मिल जाएगा, ठीक है ना। पहले जो पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं उनको परफॉर्म करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक किताब, इसका नाम लपू झन्ना है,
अशोक पांडे ने इस किताब को लिखा है। इस किताब हाँ बैठिए तो इसका एक चैप्टर पढ़ना चाहूँगा। बेसिकली ये किताब बच्चों की कहानी है। जो मतलब अशोक पांडे हैं उनका मतलब बचपन का किस तरीके से बीता, तो उन्होंने इसको एक ब्लॉग की शक्ल दी थी, तो ब्लॉग को बाद में उन्होंने किताब की शक्ल दे दी। तो इसका मैं एक चैप्टर पढ़ता हूँ। इस चैप्टर का जो सीन है वो एक स्कूल का है। जिस तरीके के गांव के स्कूल होते हैं तो वहाँ का एक सीन है, तो मैं पढ़ता हूँ, आपको जरूर समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है कर्नल रंजीत और विज्ञान के पहले सबक। दुर्गादत्त मासाब कर्नल रंजीत के जासूसी उपन्यासों के सबसे बड़े पाठक थे। उन्हें हर सुबह एसपी इंटर कॉलेज के परिसर में आलस भरी चाल के साथ प्रवेश करते देखा जाता था। असेंबली खत्म होने को होती थी जब उनकी विशेल देह प्रवेश द्वार पर नमूदार होती। भीतर घुसते ही उन्हें ठिठक थम जाना पड़ता था, क्योंकि राष्ट्रगान शुरू हो चुका होता। वे इत्मीनान से आंखें बंद कर राष्ट्रगान के खत्म होने का इंतजार करते। असेंबली के विसर्जन के समय प्रिंसिपल साहब एक खींच भरी निगाह दुर्गादत्त मासाब पर डालते थे, लेकिन उस निगाह से बेजार मासाब स्टाफ रूम की तरफ घुसटते जाते थे। उनके अगल बगल से करीब 3000 बच्चे हल्ला करते, धूल उड़ाते अपनी अपनी कक्षाओं की तरफ जा रहे होते थे। पहली कक्षा 10 बजे से होती थी। उसके लिए बच्चों के पास 5 मिनट का समय होता था। असेंबली मैदान उन 5 मिनट में धूल के विशाल बवंडर में तब्दील हो जाया करता। स्टाफ रूम की बड़ी खिड़की से सटाकर लगाई गई अपने आकार के हिसाब से अति सूक्ष्म कुर्सी में वे किसी तरह अट जाते थे। खिड़की से बाहर बाजार का विहंगम दृश्य देखा जा सकता था। वे साथी अध्यापकों से बात नहीं करते थे। दुर्गादत्त मासाब प्रिंसिपल के रिश्ते में मामा लगते थे। इस वजह से उनसे बात करने की स्टाफ तो दूर, खुद प्रिंसिपल साहब की भी हिम्मत नहीं होती थी। उन्हें पहला पीरियड भी नहीं पढ़ाना होता था। अलमारियों से अटेंडेंस रजिस्टर, किताब, चौक और डस्टर आदि जल्दी जल्दी निकालने में व्यस्त अध्यापकों की तरफ उक्ताई सी निगाह डालकर मासाब उपन्यास में डूब जाते। दुर्गादत्त मासाब विज्ञान के मेरे पहले टीचर थे। कक्षा 6A में करीब 200 बच्चे थे। क्लासरूम की दीवार बहुत मैली थी। टीन की उसकी छत तनिक नीची थी। ब्लैक बोर्ड के कोनों पर चींटियों की बीट के पुरातन डिजाइन उकेरे गए से लगते थे। बच्चे फर्श पर चीथड़ा दरियों पर बैठते थे। सामने डेस्क होती थी। डेस्क के एक कोने पर पीतल से बनी छोटी सी दवात। हर सुबह कोई इन दवात में स्याही भर जाता था। हमने कागजों की गेंदें स्याही में डुबोकर एक दूसरे पर फेंकने का खेल खेलना सीख लिया था। छुट्टी के बाद जब घरों को जाते तो हमारी सफेद कमीजों पर बड़े बड़े नीले धब्बे पड़े होते थे। एसपी यानी सीताराम पूरणमल इंटर कॉलेज में मेरा पहला दिन था। होशियारी के चलते मैं चौथी से सीधा छठी में पहुंच गया था। पहली कक्षा अंग्रेजी की थी। अटेंडेंस ली ही गई थी कि अंग्रेजी मास्टर को किसी ने बाहर बुला लिया। हमारी तरफ एक पल को भी देखे बगैर पूरे पीरियड पर अपने परिचितों से बात करते रहे। फिर घंटा बज गया। भीतर आकर अंग्रेजी मास्टर साहब ने एक बार भी हमारी तरफ नहीं देखा। उपस्थिति रजिस्टर लेकर निकल गए और अगले मास्टर साहब का इंतजार कर रहे थे। लाल सिंह हमारी कक्षा की सबसे विलक्षण चीज था। 5 या 6 साल फेल हो चुकने के बाद वह तकरीबन 18 का हो चुका था। उसकी मूछें भी थी। मेरे बड़े भाई जितना लंबा और अपनी तरह से प्यारा था। लंबाई और क्लास के हिसाब से अनफिट मूछों पर आने वाली शर्म को छिपाने का प्रयास करता वह हमें तमाम मास्टरों के मजेदार किस्से और लतीफे सुनाता था। उसने बताया कि अपनी अस्तित्वहीन गर्दन के कारण
अंग्रेजी मासाब को टोड कहा जाता था और पिचकी नाक वाले वाणिज्य मासाब को पिच्चू। मैं पहले ही दिन से लाल सिंह को अपना सबसे पक्का दोस्त बनाने का मन बना चुका था। आ गया भैंसा आ गया। लाल सिंह की चेतावनी सुनते ही सबकी आंखें दरवाजे पर लग गईं। दुर्गादत्त मासाब बिना किसी तरह की हड़बड़ी के क्लास में घुसे। उन्होंने लाल सिंह पर एक परिचित निगाह डाली। कक्षा शांत हो गई। दुर्गादत्त मासाब का आकार ही हमें डरा देने को पर्याप्त था। मिनट भर पहले लाल सिंह हमें उनके गुस्से के एक दो किस्से सुना चुका था। वह तुरंत खड़ा हुआ और मासाब के हाथ से रजिस्टर लेकर अटेंडेंस लेने लगा। मासाब ने बेरुखी से हमारी ओर एक बार देखा और कोट से जेब में हाथ डालकर एक किताब बाहर निकाल ली। किताब का चमकीला कवर बहुत आकर्षक था। कद में छोटे होने के कारण मैं सबसे आगे की कतार में बैठता था और उस जादुई किताब को साफ साफ देखा जा सकता था। चेहरा एक तरफ को थोड़ा सा झुकाए कर्नल रंजीत की आंखें मुझ पर लगी थीं। उसने काले ओवरकोट के साथ काली हैट पहन रखी थी। तीखी मूछें ऊपर की तरफ खिंची हुई थी और कर्नल की निगाहों में सवाल था। उसके एक हाथ में छोटा सा रिवॉल्वर था, दूसरे हाथ लड़की की कमर पर था जो कर्नल से चिपकने का प्रयास कर रही थी। पृष्ठभूमि में लपटें उठ रही थी। कवर के निचले हिस्से पर में एक लाश पड़ी थी और लाश के बगल से खून से सना चाकू। कर्नल रंजीत के पास कोई दिव्य ताकत थी कि वह एक साथ लड़की, लाश और मुझे पैनी निगाहों से देख सकता था। यह बेहद आकर्षक था। मैं सर्वशक्तिमान कर्नल रंजीत के कारनामों के बारे में कल्पनाएं कर रहा था जब दुर्गा मासाब ने बोलना शुरू किया। अगले आदेश की प्रतीक्षा में लाल सिंह अब भी उनकी बगल में खड़ा था। मैं तुम लोगों को विज्ञान पढ़ाया करूंगा। सबने विज्ञान की किताब निकाल ली। हमारी सांसें थमी हुई थी। मासाब ने पूछा, कछुआ कितने बच्चों ने देखा है? कुछ हाथ हवा में उठे। किताब थामे हुए मासाब सीट से उठे और अपना मैला कोट एक बार हल्के से झाड़ा। मेरी आंखें अब भी कबर से चिपकी हुई थी। तेरा नाम क्या है बच्चे? वे मेरी तरफ देख रहे थे। चोरी पकड़े जाने के भय से मैं थप्पड़ का इंतजार करने लगा। नीची निगाहों से डेस्क को देखता हुआ मैं उठा। मासाब मैं नाम हैगा तेरा? जीभ पत्थर हो गई थी। मैं रोने को हो गया। उनका बड़ा सा हाथ मेरे कंधे पर था। तू वो खताड़ी वाले पांडे जी का लड़का है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। सुना है तू बहुत होशियार है। अब ये बता, तेने कछुआ देखा है कभी? असली वाला जिंदा कछुआ? नहीं मासाब। बढ़िया, कोई बात नहीं। आज सारे बच्चे असली का कछुआ देखेंगे। अपने कोट की बड़ी सी जेब में हाथ डालकर उन्होंने पत्थर जैसी कोई गोल चीज बाहर निकाली। ये रहा कछुआ, असली जिंदा कछुआ। लो पांडे जी, पकड़ो इसे। मासाब द्वारा पांडे जी कहे जाने पर मुझे शर्म आई। कांपते हाथों से मैंने उस कड़ी चीज को पकड़ा। अभी कछुआ सोया हुआ था। अगर उसे आराम से खुजाओगे तो ये तुम्हें अपनी शक्ल दिखाएगा। लाल सिंह, चलो पांडे जी की मदद करो। जरा भी देर किए बिना लाल सिंह ने मेरे हाथों से कछुआ थाम लिया। उसने एक अनुभवी उंगली को कछुए के किसी हिस्से में खुवाया और कछुआ खोल से बाहर निकल आया। यह चमत्कार था। आगे की सीट वाले बच्चे लाल सिंह के इर्द गिर्द इकट्ठा होने लगे। एक एक करके लाल सिंह मासाब वापस अपनी सीट पर जा चुके थे। उपन्यास पढ़ने में उन्हें किसी तरह का व्यवधान नहीं चाहिए था। लाल सिंह ने डपट कर सारे बच्चों को सीट पर बिठाया और कछुआ मुझे थमाया। कछुआ वापस खोल में जा घुसा था। मैंने भी
लाल सिंह की तरह उंगली घुसाने की कोशिश की पर कुछ नहीं हुआ। अब तेरी बारी है, कहकर लाल सिंह ने कछुआ मेरे साथ वाले बच्चों को पकड़ा दिया। शोर बढ़ता जा रहा था। पीछे की सीटों के बच्चे अधीर होकर बेकाबू हो गए थे। कछुआ उनकी पहुंच से दूर था, तो उन्होंने आइस पाइस खेलना शुरू कर दिया, जब तक कि अगली कतार के सारे बच्चों को कछुआ देख पाने का अवसर मिलता। घंटा फिर से बज गया। कछुआ मासाब के सुपुर्द कर दिया गया। कुर्सी से सश्रम उठते हुए मासाब ने हमारी तरफ देखकर कहना चालू किया, जिनका आज नंबर नहीं आया वो बच्चे कल कछुआ देखेंगे। कक्षा से बाहर जाते हुए उन्होंने कुछ अस्पष्ट शब्द बुदबुदाए जो पिछली कतारों के असंतुष्ट बच्चों के कोलाहल में डूब गए। आगे वाले बच्चों के चेहरे पर गर्व था। विज्ञान की कक्षा के अगले 15 दिन तक लाल सिंह के कुशल निर्देशन में सारे बच्चे कछुआ देखते रहे। लाल सिंह का इकलौता काम यह होता था कि मासाब और कर्नल रंजीत के दरमियान कम से कम बाधा पड़े। हम शायद अनंत काल तक कछुआ देखते रहते, लेकिन अनेक बार देख चुकने के कारण बच्चे उससे उकता चुके थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण क्षण में कुछ बच्चों ने कछुए के साथ कैच खेलना शुरू कर दिया, तो दुर्गादत्त मासाब ने अपने ऐतिहासिक गुस्से से हमारा पहला परिचय कराया। जब तक कुछ समझ पाते, लाल सिंह पता नहीं कहां से डंडा लाकर मासाब को थमा चुका था। बच्चों को साले, हरामजादे, खबीस, बदमाश, ससुरे, सुअर इत्यादि तमाम उपाधियां नवाजते हुए मासाब ने भीतर जैसे किसी चैंपियन एथलीट का भूत घुस गया। लॉन्ग जंप, हाई जंप, भाला फेंक, गोला फेंक और अन्य खेलों में अपने कौशल दिखाते मासाब डंडे, रजिस्टर और चौक के टुकड़े की मदद से किसी बेरहम यमराज की तरह कत्लो गारत पर उतर आए थे। सामने जो भी पड़ा उसकी सामत आई। बच्चे एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर कूदते अपनी जान बचा रहे थे। जो ज्यादा चालाक थे खिड़की फांदकर बाहर भाग गए थे। 8-10 मिनट तक खून खच्चर करने के बाद मासाब फिर से किताब में डूब गए। ज्यादातर बच्चे सुबक रहे थे। इस गुस्से को कई बार देख चुका लाल सिंह एक कोने में खड़ा बेमन से कछुए के उसी गुप्त हिस्से में उंगली घुसा रहा था। कछुए ने हमारी सारी दिलचस्पी अब खत्म हो चुकी थी। घंटा बजा तो मासाब इस तरह उठे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हमारी जिंदगानियों लुट चुकी थी। कछुआ वापस उनकी जेब में जा चुका था। लाल सिंह की तरफ देखते हुए उन्होंने क्लास को संबोधित किया। कल हम देखेंगे कि बीकर कैसा होता है और लकड़ी के बुरादे की मदद से बीकर में चने कैसे उगते हैं। उनका हाथ आदतन जेब में गया। उनकी उंगलियों ने कछुआ छुआ तो उन्हें याद आया। बाहर निकलते एक पल को थमते हुए उन्होंने पूछा, सारे बच्चों ने कछुआ देख लिया कि नहीं? धन्यवाद। तो अभी जो मैं गाना गाने जा रही हूँ वो काफ़ी हाई रेंज पे गाना है। आज पहली बार मैं इतने हाई स्केल पे गाना गाऊंगी, तो अगर थोड़ी गलती हो तो माफ़ करिएगा। वैसे यहाँ पे मैं हर वीक आती हूँ, हर वीक गाने गाते हूँ, लेकिन इतने स्केल पे गाना नहीं गाई कभी। दरिया तारे, नदियाँ तारी, दिल की लगी नहीं बुझती, बुझती है बाली
तेरी पहली नजर को सलाम सलाम मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम दुनिया में सबसे पहले जिसने दिया दुनिया में सबसे पहले दिलबर को सलाम दिल से निकलने वाले रास्ते का शुक्रिया दिल तक पहुँचने वाली गजल को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए जिसमें जवान होकर बदनाम हुए उस शहर उस गली उस घर को सलाम जिसने हमें डुबोया जिसने जुदा किया उस वक्त उस घड़ी उस गजल को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम मैं प्यार तेरी पहली नजर को सलाम मिलती रहे यहाँ हम ये है यहाँ लिखा इस लिखावट की गैर को सलाम साहिल की रेत पर यूं लहरा उठा ये दिल सागर में उठने वाली हर लहर को सलाम इन मस्त गहरे आँखों की झील में जिसने हमें डुबोया उस भंवर को सलाम घूंघट को छोड़ कर जो सर से सरके ऐसी निगोड़े धानी चुनर को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश हजार की फिर भी नहीं झुकी जो उस नजर को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम 16 बरस की बाली उम्र को सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम सलाम प्यार तेरी पहली नजर को सलाम थैंक यू एवरीवन थैंक यू थैंक यू सो मच प्रियंका। और दिन बागी मोड़ फिल्म का गाना है, अच्छा गाना है, आप एंजॉय कीजिएगा।
बनी तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तोड़ दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में। तेरे एहसासों में भीगे लम्हों में मुझको डूबा सुनगी सी है, तेरी अदाओं में दिलकश खता से इन लम्हों से जिंदगी सी है। हयात को जरा भूल जाओ, मेरी तरह पेश आओ। खो भी दो खुद को तुम रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में, मेरी रातों में। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। तेरे जज्बातों में मैं किसी सांसों में ये जो महक धुंधली सी है, दिल की पनाहों में बिखरी सी आँखों में सोने की पास जगी सी है। चेहरे से चेहरा छुपाओ,
तुझको तुम आंखों में, मेरी आंखों में, मेरी आंखों में, मेरी आंखों में। लबों को लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। थैंक यू। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू। तो ये थी आज की आखिरी प्रस्तुति और अगले सप्ताह हम फिर से कारवा का मंच लेकर के आएंगे आपके सामने। जिन्होंने भी जिस भी रूप में यहाँ पे योगदान दिया आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते। चाहे किताबों को अरेंज करने में अर्पित लगातार हमारे साथ आ रहे, मैंने देखा प्रियंका और अभय जाकर के किताबों को समेटने में मदद कर रहे थे। श्रोता के रूप में, परफॉर्मर के रूप में जिन्होंने जिस भी रूप में योगदान दिया, थोड़ा बहुत भी, उनके लिए हम बहुत कृतज्ञ हैं। प्लीज मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि 4:30 से 7 कारवा का टाइम है। आप कम से कम 4:30 नहीं तो 5 नहीं तो कम से कम 5:30 प्लीज आने की कोशिश करें। आपसे परफॉर्मर्स को एनकरेजमेंट मिलती है और परफॉर्मर्स को आपसे एनकरेजमेंट मिलती है। उनको मना करना, जिन्होंने हमें आज मना करना पड़ गया, आई एम सॉरी टू से, लेकिन वी हैव टू डू दैट, क्योंकि ये डेकोरम हमें क्रिएट करना है कि वी कैन नॉट एक्सटेंड टाइमिंग ऑफ कारवा बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट, क्योंकि ऐसे चलता रहेगा तो लोगों को यही लगेगा कि यार हम जब भी आएंगे हमें मंच पे परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा। सो वी हैव नॉट क्रिएटेड दिस प्लेटफॉर्म ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। जिन लोगों के बीच में हो रहा है और जिन लोगों के जरिए किया जा रहा है वो काफी गंभीर लोग हैं, अनुशासन का महत्व समझते हैं, और हम यही चाहते हैं कि जो लोग इसमें शिरकत करने आ रहे हैं, चाहे श्रोता के रूप में आ रहे हैं या परफॉर्मर के रूप में आ रहे हैं, वो उस अनुशासन का महत्व समझे, उस चीज की गरिमा का महत्व समझे। मैं बार बार इस मंच से ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही विजनरी एक मंच क्रिएट किया गया है। जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, वी आर सॉरी टू से, हम कुछ नहीं कह सकते उनके लिए, लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन के लिए हमने मंच नहीं क्रिएट किया है। जब तक मैं इस मंच पे संचालन करूंगा, और मुझे लग रहा है बीएचसी की पूरी टीम इस बात को गंभीरता से समझती है कि यहाँ पे सिर्फ ये मंच किसी का मनोरंजन करने के लिए नहीं क्रिएट किया गया है। इसलिए उस मानसिकता से बाहर थोड़ा सा निकलने की जरूरत है कि हम आएंगे घूमते टहलते और परफॉर्म करके निकल जाएंगे। आपको अगर परफॉर्म करना है तो इस मंच को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए, और अगर श्रोता के रूप में आनंद भी उठाना है तो प्लीज यहाँ पे हम परफॉर्मर्स को हायर नहीं करते कि आपको एंटरटेन करने के लिए हम कोई परफॉर्मर बुला रहे हैं। आपके बीच से आ रहा है कोई व्यक्ति, आप ही की तरह से वो भी समय निकाल करके आ रहा है। अगर आप उनको अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं, हम शुरुआत में करीबन 1 घंटे यहाँ मंच पे खाली रहते हैं लगभग, और अनाउंस करते रहते हैं कोई परफॉर्म करना चाहता है तो आइए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं, जैसे हम अंताक्षरी से एंगेज कर रहे थे लोगों को, कुछ और हम क्रिएटिव गेम्स कर सकते हैं, कुछ और उसमें कर सकते हैं, लेकिन आप आइए तो सही। खाली मैदान यहाँ पे ऐसे ही बस किताबें सजी रहती हैं और हम मंच पर से उस वक्त बुलाते रहते हैं, और जब समय निपटने को आता है तो लोग कहते हैं कि 2 मिनट के लिए मुझे भी समय दे दीजिए, 2 मिनट के लिए मुझे भी समय दे दीजिए। तो अपने आप को टटोलिए, क्या आप सही कर रहे हैं उस वक्त, नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिएगा तो आपको जवाब खुद मिल जाएगा। सो जिन्होंने भी यहाँ पे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आज के दिन योगदान दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू नेक्स्ट वीक, थैंक यू सो मच।